नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज इसकी क्लास तीसरी है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आज हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ हमें मिलान करना है। आत्मकथा कौन सी है? हादसे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द और जूठन। तो यहाँ पर हमें इनका मिलान करना है कि कौन सी आत्मकथा किसकी है। देखिए जो हादसे हैं, ये किसकी आत्मकथा है? ये रमणीका गुप्ता की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये राजेंद्र यादव की है। शिकंजे का दर्द ये किसकी है? सुशीला टाक भोरे की। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर मिलान रहेगा, पहले का क्या रहेगा? पहले का रहेगा पांचवा। पहले का ऑप्शन क्या है? पांचवा। दूसरा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इसका ऑप्शन क्या है? यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका आएगा राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द किसकी है? सुशीला टांक भोरे की। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या रहेगा? पहला। और जूठन का ऑप्शन क्या रहेगा? दूसरा, क्योंकि ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए, वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर कवि हैं, वे किशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो यहाँ पर वे व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि सही नहीं है, ढूंढना था हमें। तो इसका पहला उत्तर रहेगा ए ऑप्शन। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। दूसरा है सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। ये दोनों एक ही ऑप्शन है। दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा या अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये कलात्मक प्रेरणा की बजाय यहाँ पर क्या कहते हैं? सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति, यहाँ दोनों से अभिभूत होकर। यहाँ कलात्मक प्रेरणा की बजाय दैवी शक्ति से अभिभूत होकर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि प्लेटो के ये विचार हैं कि कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर जो समर्थ कवि है वो काव्य की रचना करता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। कौन कौन से उपन्यास यहाँ दे रखे हैं? धरती धन्य अपना, ठीकरे की मंगनी, कठ गुलाब और यथा प्रस्तावित। ढूंढना क्या है कि दलित जीवन से जुड़े हुए उपन्यास यहाँ पर कौन से हैं। देखिए धरती धन्य अपना, ये किसका उपन्यास है? ये जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है, और ये हम जानते हैं कि ये दलित जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। दूसरा है ठीकरे की मंगनी, किसका है? नासिरा शर्मा का ये उपन्यास है, और इसमें जो पितृसत्तात्मक समाज है उसको केंद्र में रखा गया है। तीसरा जो यहाँ पर उपन्यास है वो कौन सा है? ये कठ गुलाब किसका है? मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है, मृदुला गर्ग का। और इसमें भी क्या है? नारी जीवन यहाँ केंद्र में है, नारी जीवन केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। उसके बाद है यथा प्रस्तावित, किसका है? गिरिराज किशोर का ये उपन्यास है, गिरिराज किशोर। और यहाँ पर भी किसको केंद्र में रखा गया है? देखिए दलित जीवन पर आधारित हमें उपन्यास देखने, और हमें पता है कि दो हैं तो दो तो मिलने ही चाहिए। एक नासिरा शर्मा का पितृसत्तात्मक आ गया, और कठ गुलाब जो नारी जीवन पर आधारित है। तो गिरिराज किशोर का उपन्यास यथा प्रस्तावित भी किस पर आधारित है? ये भी दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर ए और डी सही रहेंगे। तो ए और डी किस में है? बी में दोनों ही आ रहे हैं, तो बी आंसर यहाँ पर ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया था? तो इसका उत्तर हमारा बी रहेगा, क्रोचे, जिन्होंने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है।
अगला हमारा प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। देखिए, आवारा मसीहा किसकी रचना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। और किस पर आधारित है ये शरद चंद्र पर आधारित एक औपन्यासिक उनकी जीवनी है। अगला हमारा प्रश्न है, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया। देखिए, अस्मिता मूलक विमर्श को सबसे ज्यादा जिस पत्रिका ने संवर्धित किया वो है हंस नामक जो पत्रिका निकलती थी। उसके बाद है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ हमें प्रकाशन काल के अनुसार बताना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आलमगीर की, तो आलमगीर का प्रकाशन वर्ष है 1999। उसके बाद रंग दे बसंती चोला की अगर बात करें तो इसका है 1996। माधवी का प्रकाशन वर्ष है 1984 और हानुश का जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1977। तो हमें इसको बताएं कि पहला उपन्यास कौन सा है। तो हानुश है, दूसरा माधवी है, तीसरा रंग दे बसंती चोला है और चौथा कौन सा है, आलमगीर है। तो ये पहले ऑप्शन का जो आंसर है वो सही रहेगा, क्योंकि इसी क्रम में पहले ऑप्शन में दे रखे हैं, हानुश है, माधवी है, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला हमारा जो प्रश्न है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है। तो ये केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जमीन पक रही है का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1980 है। और किसकी रचना है, ये केदारनाथ सिंह की रचना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी में से निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृतांत हैं। हमें यात्रा वृतांत ढूंढने हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, याद हो कि न याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। देखिए, यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, यात्रा वृतांत ढूंढने हैं। तो इसमें जो याद हो कि न याद हो, ये क्या है, ये काशीनाथ सिंह का है रचना। ये काशीनाथ सिंह की रचना है। कब प्रकाशित हुई, 2016 में। और ये क्या है, ये संस्मरण है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अरे यायावर रहेगा याद, ये किसकी रचना है, अज्ञे की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1953। और ये क्या है, यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत है। आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है। ये मोहन राकेश की रचना है। प्रकाशन वर्ष है इसका 2009। और ये क्या है, ये भी यात्रा वृतांत है। अगली जो हमारी रचना है, जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये अमृत राय की रचना है। अमृत राय कब प्रकाशित हुई, 1992 में। और ये क्या है, ये भी संस्मरण है। तो ये हमारा जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, बी और सी, क्योंकि ये दोनों क्या है, यात्रा वृतांत है। अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी और सी। जहां पर आ रहा है तो वो डी में आ रहा है, तो आंसर क्या है इसका, डी उत्तर ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि याद हो कि न याद हो, ये क्या है, संस्मरण रचना है। और जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये भी संस्मरण रचना है। ये अमृत राय की रचना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबद्ध लेखकों से सुमेलित करना है। विचारधारा क्या है, मार्क्सवाद है, अस्तित्ववाद है, मनोविश्लेषणवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। तो यहाँ पर हमें इनका मिलान करना है। लेखक कौन है, काफ्का है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद किससे जुड़ा हुआ है, या जो विचारधारा है इससे संबंध लेखक यहाँ पर कौन है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन यहाँ रहेगा वो है, मार्क्सवाद के जो लेखक हैं वो कौन है, एंगल्स हैं। अस्तित्ववाद से जुड़े हुए कौन है, काफ्का है। मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए जो लेखक हैं वो युंग है। और उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़े हुए जो लेखक हैं वो कौन है, रोला बार्थ हैं। कॉलरिज की अगर बात करें तो कॉलरिज ये स्वच्छंदतावादी लेखक है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ये स्वच्छंदतावादी हैं। तो ये विचारधाराओं से जुड़े हुए लेखक हैं। हमें ध्यान में रखना है कि मार्क्सवाद, देखिए वैसे तो हमें पता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर जिन लेखकों का नाम दे रखा है उनमें से एंगल्स हैं जो मार्क्सवादी हैं, काफ्का अस्तित्ववाद से संबंध रखते हैं, मनोविश्लेषणवाद से संबंध युंग का है और रोला बार्थ उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़े हुए लेखक हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ हमें सुमेलित करना है। सबसे पहली रचना यहाँ पर क्या है, वो है परमथ्यु गाथा। तो इसके रचनाकार कौन है, ये है धर्मवीर भारती की रचना। उसके बाद है जय भारत। जय भारत किसकी रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आत्मजयी जो रचना है ये किसकी है, हम सब जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध रचना है, कुंवर नारायण की रचना है। और संशय की एक रात, ये नरेश मेहता की रचना है। तो यहाँ पर जो हमने मिलान करने थे वो 4 कविताएं दे रखी हैं और उनके मिलान करने थे। परमथ्यु गाथा जो रचना है धर्मवीर भारती की है, जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, आत्मजयी कुंवर नारायण की, और संशय की एक रात किसकी है, नरेश मेहता की ये रचना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं। देखिए पहला कथन क्या है कि साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। तीसरा क्या है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। और चौथा जो ऑप्शन है, अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो इनमें हमें ये ढूंढना है कि कौन से विचार शर्मा जी के हैं। तो एक तो पहला देखिए, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, ये किसका विचार है, रामविलास शर्मा का है। दूसरा इनका जो विचार है, ये मानते हैं कि पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता, हमें पिछली संस्कृति से भी नाता बना कर रखना होगा। तो ये 2 जो विचार हैं ये रामविलास शर्मा से जुड़े हुए विचार हैं। तो यहाँ पर ए और सी जहाँ ऑप्शन आ रहा है वो उत्तर रहेगा, तो वो क्या है, ए हमारा यहाँ पर आंसर है। उसके बाद है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ हमें सुमेलित करना है। आलोचना ग्रंथों की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्या है, कामायनी एक पुनर्विचार, दूसरा अधूरे साक्षात्कार, तीसरा इतिहास और आलोचना, और चौथा कौन सा है, प्रेमचंद और उनका युग। तो यहाँ पर कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसकी रचना है, मुक्ति बोध की रचना है ये। उसके बाद दूसरा है अधूरे साक्षात्कार, ये नेमी चंद्र जैन की रचना है, अधूरे साक्षात्कार। इतिहास और आलोचना ये किसकी रचना है, ये नामवर सिंह की रचना है। प्रेमचंद और उनका युग ये किसकी रचना है, ये रामविलास शर्मा की रचना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा की, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की, अधूरे साक्षात्कार ये नेमीचंद्र जैन की, और कामायनी एक पुनर्विचार ये मुक्ति बोध की रचना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन कौन से हैं। कथन कौन कौन से दे रखे हैं कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। दूसरा है श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तीसरा है ईड़ा बुद्धिवाद की प्रतीक है, और श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो यहाँ पर जो लास्ट के 2 ऑप्शन हैं ये मुक्ति बोध के कथन है कि ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, और दूसरा श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो सी और डी जहाँ पर है वो ऑप्शन इसका सही रहेगा, उत्तर आएगा यहाँ सी ऑप्शन। अगला जो हमारा प्रश्न है, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है। देखिए भरत मुनि ने जो सात्विक भावों दिए हैं उनमें से जो यहाँ दे रखे हैं उनकी अगर बात करें तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा, वेपथ्यु, वैवर्ण्य, अश्नु, रोमांच और स्तंभ। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अश्रु है ये, वेपथ्यु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ, ये इसके उत्तर रहेगा सी, ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तितली, उर्वशी, इरावती और झरना। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है कि उनके द्वारा रचित काव्य है। तो यहाँ पर जो झरना है ये इनके द्वारा रचित काव्य है, इसके साथ साथ उर्वशी ये भी चंपू काव्य है।
तितली और इरावती ये दोनों क्या है, इनके उपन्यास है। तो यहाँ पर ए और डी जहाँ है वो क्या है इसका, तो उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, उर्वशी और झरना है। तो बी और डी कहाँ है, बी ऑप्शन में है। ए क्या है, इनका उपन्यास है, और इरावती जो सी है ये भी इनका अधूरा उपन्यास है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। निबंध कौन कौन से हैं, रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो शिवत्व बोध यानी सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये किसकी रचना है, ये अज्ञे जी की रचना है। तो जो बाकी तीन हैं ये किसके निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। तो कौन सा निबंध नहीं है वो ढूंढना है। तो इसका आंसर बी रहेगा, दूसरा निबंध इनकी रचना नहीं है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।